अतीक और अशरफ की कहानी गोलियों से शुरू हुई थी और गोलियों पर आकर ही ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, मैं उसी अतीक और अशरफ के बारे में बात कर रहा हूँ जिनकी हत्या मेडिकल कॉलेज के सामने सरेआम कर दी जाती है। तो हमें लगा क्यों ना आखिर में अतीक और अशरफ के बारे में बातचीत कर लिया जाए। अतीक और अशरफ के बारे में कहा जाता है कि पहले माफिया से राजनेता बने और राजनेता बनकर माफियागिरी को और आगे बढ़ाया। तो चलिए आज हम उन्होंने कौन से ऐसे 5 खूंखार काम किए हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। हालांकि अतीक के ऊपर 101 मुकदमे दर्ज हैं और वहीं अशरफ के ऊपर 35 से 40 मुकदमे दर्ज हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अतीक और अशरफ के 5 खूंखार कुकर्म के बारे में। जी हाँ, तो इनमें सबसे पहला नाम आता है अशोक साहू का। अशोक साहू सिविल लाइन, इलाहाबाद के सिविल लाइन एरिया में जा रहे होते हैं अपनी बाइक से और बाद में वो अशरफ की गाड़ी को ओवरटेक कर देते हैं। अशरफ की गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद अशरफ का ईगो हर्ट हो जाता है और दोनों के बीच में बातें कहनी शुरू हो जाती है, जैसे आम पब्लिक के बीच में कभी कभी हो जाता है। वैसे लेकिन दोनों के बीच में बात इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई तक की नौबत आ जाती है और ये मामला किसी तरीके से वहाँ पे सॉर्ट आउट होता है। और बाद में जब अशोक साहू को पता चलता है कि जिस इंसान से उनकी झड़प हुई है वो कोई और नहीं, अतीक अहमद का छोटा भाई है। इसके बाद अशोक साहू पूरी तरीके से डर जाते हैं और सहम जाते हैं। फिर वो अतीक के घर जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं, पैर गिरते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। बाद में अतीक बाद में अतीक ने कहा चलो ठीक है, लेकिन ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो अशोक साहू को लगा चलो मामला सॉर्ट आउट हो गया है और अशोक साहू वहाँ से चला जाता है। लेकिन महज 2 दिन बाद इलाहाबाद के सिविल लाइन एरिया में अशोक साहू की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अशरफ का ईगो इतना हर्ट हुआ था कि उसने अशोक साहू की गोली मारकर हत्या कर दी। 96 में जब यह घटना घटित हुई, वहाँ एक इंस्पेक्टर थे धीरेन्द्र राय, जो बाद में लखनऊ से डीजीपी और डीएसपी बनकर रिटायर हुए। उन्होंने बाद में कई टीवी चैनलों को बताया। वहाँ पर एक इंस्पेक्टर थे काजमी करके, जो काजमी साहब थे वो चंदौली थाने के इंस्पेक्टर थे। चंदौली थाने के जो इंस्पेक्टर थे काजमी साहब, वो बाद में अशरफ को एक तमंचे के साथ गिरफ्तार करते हैं और बोलते हैं कि अशरफ यहाँ चंदौली में गिरफ्तार हुआ है, वो तो सिविल लाइन एरिया में था ही नहीं। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है राजू पाल का, जिनसे जुड़ा हुआ है उमेश पाल हत्याकांड। साल 2004 में अतीक लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है। उसे फिर अपनी विधानसभा की सीट छोड़नी पड़ती है, तो सोचता है अपने भाई अशरफ को लॉन्च करते हैं। और आलम यह था कि उसी समय मायावती उसके एक खास गुर्गे राजू पाल को टिकट दे देती हैं। वहाँ पे बाईपोल इलेक्शन होना था और पाल कम्युनिटी का ज़्यादा वोट होने की वजह से राजू पाल चुनाव जीत जाता है। राजू पाल जब चुनाव जीतता है तो ये अशरफ का पहला इलेक्शन था जिसमें अशरफ को हार मिलती है। राजू पाल जब चुनाव जीतता है तो अतीक को एक बहुत गहरी चोट पहुंचती है। अतीक की भावनाएं आहत होती हैं और अतीक राजूपाल की हत्या करवा देता है। जी हाँ, उसी राजूपाल की हत्या करवा देता है जिसकी शादी को महज 10 दिन हुए होते हैं। इसमें बॉलीवुड का एक डायलॉग याद आता है, अभी हमारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उजड़ी थी। और उस वक्त राजूपाल की पत्नी विधवा हो जाती है और फिर मायावती राजूपाल की पत्नी को टिकट देती हैं और राजूपाल की पत्नी चुनाव हार जाती हैं। होता ये है कि लोगों की संवेदनाएं मिलती हैं और लोग चुनाव जीतते हैं, लेकिन अतीक का खौफ इस प्रकार से था कि राजूपाल की पत्नी चुनाव हार जाती हैं। और इसी कड़ी में तीसरा बड़ा कुकर्म कहें या इसे अतीक का खौफ कहें। तीसरा खौफ ये था अतीक का कि उसे साल 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ना था, अपना दल उसे टिकट देती है। उस समय अतीक जेल में होता है और वो जमानत के लिए अर्जी डालता है। आलम यह था कि 1 2 3 4 नहीं, पूरे 10 जज अतीक की अर्जी पर फैसला सुनाने से मना कर देते हैं। और जब 11वां जज अतीक की अर्जी पर फैसला सुनाता है तो वह उसे
तो वह उसे जमानत दे देता है। ये खौफ था अतीक अहमद का। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरे लाइन आर्डर को, पूरे कोर्ट को किस जगह पे रखता रहा होगा अतीक अहमद। और साल 2012 का इलेक्शन अतीक अहमद हार जाता है। जी हाँ, अतीक अहमद को वही राजूपाल जिनकी 10 दिन की विधवा पत्नी पूजा पाल अतीक अहमद को ये चुनाव बुरी तरीके से हरा देती हैं। अतीक के लाइफ की ये पहली हार थी। और इसी कड़ी में आता है चौथा मामला चांद बाबा का। चौथी घटना साल 1979 की है, जब अतीक के ऊपर पहला केस दर्ज होता है। यह मामला हत्या का था। अतीक उस समय गुंडई, माफियागिरी, चोरी, चकारी ये सब अपने गुरु चांद बाबा से सीख रहा था। अतीक धीरे धीरे बढ़ते गया और धीरे धीरे अतीक की महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी। अतीक को लगा साथ रहकर तो कुछ नहीं हो पाएगा और अलग रहकर चांद बाबा के साथ समझौता नहीं हो पाएगा। और फिर धीरे धीरे अतीक अहमद को कई नेताओं सहित पुलिस का सपोर्ट मिलने लगता है और वो फिर कई पार्टियों से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगता है। हालांकि उसे कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, तो वो साल 1989 में निर्दलीय चुनाव लड़ता है, वो भी अपने गुरु चांद बाबा के खिलाफ। और अतीक अहमद ये चुनाव जीत जाता है। उसके बाद उसके 3 महीने बाद वो अपने गुरु चांद बाबा की हत्या कर देता है और फिर धीरे धीरे करके अपने गुरु चांद बाबा के पूरे ग्रुप को साफ कर देता है। और इस हत्या के खिलाफ अतीक के ऊपर कोई मामला नहीं दर्ज होता है। ये खौफ और ये आलम था उस समय इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज के रूप में जाना जाता है, उस समय ये आलम था अतीक अहमद का। इसी कड़ी में 5वां नाम आता है मोहित जायसवाल का, जो कि लखनऊ के बहुत बड़े बिल्डर थे। ये मामला प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अतीक के एक बेटे असद का इनकाउंटर हो गया है, 2 बेटे बाल सुधार गृह में हैं और तीसरा बेटा इसी प्रॉपर्टी के जुर्म में जेल में है। कहा जाता है कि अतीक को प्रयागराज सहित कहीं भी कोई प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है, जिस पे वो हाथ रख देता था वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती थी। अतीक के बेटे को लखनऊ में एक प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है जिसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली 45 करोड़ होती है। मोहित जायसवाल ये प्रॉपर्टी उसे देने से मना करते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसे फ्री में चाहिए होती है। आलम ये था कि लखनऊ से मोहित जायसवाल को उनके लड़के और उनके गुर्गे एक्सयूवी में भरते हैं और देवरिया जेल में ले जाते हैं, जहां उसे अतीक से मिलवाते हैं और बाद में उनके गुर्गे और उनका बेटा उस बिल्डर को इतना मारते हैं कि उसके हाथ पैर अलग हो जाते हैं। इसी केस में अतीक का तीसरा बेटा जेल में है और अतीक के ऊपर जो 101 मुकदमे दर्ज हैं उनमें से एक मुकदमा ये भी था। फिलहाल अतीक, अशरफ और असद तीनों इस दुनिया को अलविदा कहे गए हैं। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा।